मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, दर्शन का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र की व्याख्या कीजिए तथा दर्शन की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है आपके सामने, दर्शन क्या होता है उसका अर्थ बताना है, प्रकृति बतानी है, क्षेत्र की व्याख्या करनी है तथा दर्शन की जितनी प्रमुख शाखाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। यह आपके सामने वन शॉट क्लास होगी आपके सामने। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ वो डाउनलोड है वो कर सकते हो। चलिए शुरू करें अपन। परिचय। दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है दर्श या देखना। क्या होता है, दर्श या देखना। भाई दर्शन का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज को देखना। अब देखोगे क्या, आप अपनी आंखों से क्या देखोगे, आप अपनी आंखों से देखोगे कि इस देश दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, यह सत्य का साक्षात्कार करना, यह वह बौद्धिक अनुशासन है जो जीवन जगत ईश्वर के अंतिम सत्य की खोज करता है। मतलब आपके सामने क्या होता है, ये कोई भी जो आपके सामने जो दर्शन होता है ना, फिलोसफी होती है, वो किसकी बात करती है, ये बात करती है आपके किसकी, बौद्धिक अनुशासन की, आपकी इंटेलेक्चुअल जो आपका डिसिप्लिन होता है उस चीज़ की बात करती है। इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन क्या होता है कि कोई भी, जैसे भाई आपके सामने खाली एक गिलास है, आधा पानी का भरा हुआ है। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप उस खाली गिलास को देखते हो, आधे भरे हुए गिलास को देखते हो, है ना। चार लोगों से पूछा जाए, कोई कहेगा आधा खाली गिलास है, कोई कहेगा आधा भरा गिलास है, कोई कहेंगे आपके सामने गिलास है। सबका अपना ओपिनियन है। तो ऐसे ही जीवन होता है। जीवन में सभी लोगों के पास, भाई आपके सामने काफ़ी लोग ऐसे मिले होंगे आपके जीवन में जिनके पास बहुत सारे दुख हैं, फिर भी आपके सामने वो लोग कैसे रहते हैं, खुश रहते हैं। काफ़ी लोगों के पास सब कुछ फिर भी वो दुखी रहते हैं। तो यही आपके सामने ये बौद्धिक अनुशासन होता है। जीवन जगत व ईश्वर की अंतिम खोज करता है। क्या करता है, जीवन जगत और ईश्वर की आपके सामने अंतिम खोज की ये बात करता है। दर्शन की प्रकृति तार्किक, चिंतनशील व विश्लेषणात्मक होती है, जो मनुष्य की जिज्ञासाओं एवं समाधान हेतु प्रेरित करती है। क्या करती है, जो दर्शन होता है ना, उसकी प्रकृति कैसे होती है, आप लॉजिकल थिंकिंग, कोई भी चीज़ होती है उसके सामने आप लॉजिकली थिंकिंग करने की बात करते हो। क्या करते हो आप, आपके सामने लॉजिकली चीज़ों को सोचने का काम करते हो। चिंतनशील व विश्लेषणात्मक होती है, जैसे कि जीवन के अंदर आपके सामने बरसात हुई, फूल खिले, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो इससे काफ़ी जीवों को जीवन मिलता है। इससे पहले देखो एक छोटा सा एक बात बताऊं, इसको अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। क्या होता है, बरसात से पहले ग्रीष्म काल आता है, एकदम सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं, हर तरफ आपके सामने सूखा सूखा मौसम रहता है। फिर क्या आती है, बरसात आती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, सुखद मौसम हो जाता है, एक बार जीवन आनंद में हो जाता है। तो ऐसा ही जीवन भी है, एक समय दुख भी आएगा लेकिन वो सदैव नहीं रहेगा, सुख भी जीवन में आएगा। तो यही चीज़ें प्रकृति है। इसी प्रकार का जीवन भी होता है, हमेशा आपके सामने सुख और दुख हमेशा समान नहीं रहेंगे, कभी सुख भी आएगा तो कभी दुख है वो भी आएगा। पहला बिंदु है दर्शन का अर्थ और प्रकृति। दर्शन केवल एक विषय नहीं है, मतलब आपके सामने दर्शन, फिलोसफी की बात करें ना, दर्शन को एक सिर्फ सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। आपके सामने उसके ऊपर पूरी पद्धति है वो डाली हुई है। यह अनुभवजन्य ज्ञान से परे जाकर वास्तविकता को समझने का प्रयास करता है। क्या करता है, आपके सामने अनुभवजन्य ज्ञान के परे से जाकर वास्तविकता की, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति, यह अनुभवजन्य ज्ञान से परे जाकर वास्तविकता को समझाने का प्रयास करता है। साथ के साथ इसके साथ इंसान को अपना जो अनुभव है उसका जो ज्ञान होता है, अनुभव का ज्ञान होता है, उसके परे जाकर वास्तविकता को समझना कि अपन क्या होता है, अपन जीवन में कोई भी चीज़ सोचते हैं ना वो अपने अनुभव पे सोचते हैं। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति के, जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, आप कोई इंसान से मिलते नहीं हो, फिर भी आपके सामने उस इंसान, जैसे आप एक नाम ले देता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आप इतने से लोग वीडियो देख रहे हो, सब लोगों का उनके प्रति अलग अलग ओपिनियन होगा। आप कभी उनसे मिले हो क्या, नहीं मिले, फिर भी आपके मन में ओपिनियन कैसे है, क्या सोशल मीडिया से जानकर या एक दूसरे लोगों से जानकर, ऐसे है ना। लेकिन हो सकता है जब आप उनके पास बैठो, उनके साथ वक्त बिताओ, तो आपके जो विचारधारा है वो बदल जाए। यही चीज़ कोई भी व्यक्ति, ये तो चलो एक पर्सनल प्रोफेशनल एक पर्सनैलिटी है भाई, है ना, अपने भारत के राजनयिक है, तो इसलिए उनका सब जानते हो, इसलिए मैंने नाम लिया है। या आपके दोस्त के बारे में भी हो सकता है, आपके कई ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में आप नाम लेते हैं आपको गुस्सा आ जाए, आप कभी उनसे मिले नहीं हो, क्यों होता है ऐसा, है ना। लेकिन हो सकता है जब आप उनसे वास्तविकता में मिलते हो तो आपको अलग अनुभव होता है उस चीज़ से। तो यही होता है कि जो आपके जीवन में अनुभव है उससे अलग जाकर दुनिया की वास्तविकता को समझने की बात कौन करता है, भाई दर्शन करता है। प्रकृति की बात करें, दर्शन की प्रकृति आलोचनात्मक है। दर्शन किस चीज़ की बात करता है, आलोचनात्मकता की।
यह एक धारणा और तर्क की कसौटी को कसता है कि इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, कि ब्रह्मांड के उद्भव से लेकर मानवीय चेतना तक समाहित है। मतलब आपके सामने दर्शन कोई एक छोटी चीज़ नहीं है, दर्शन बहुत बड़ी चीज़ है ना। यह इस धारणा के तर्क पर कसौटी कसता है कि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मांड के दर्शन में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वहाँ से अपन पढ़ते हैं, तथा मानवीय चेतना की मनुष्य का जो जीवन कैसा होता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपके सामने काफ़ी वो है वो अध्ययन किया जाता है। दर्शन की प्रमुख शाखाएं कौन सी है? सबसे पहले तत्वमीमांसा। कौन सी भाई? तत्वमीमांसा, वो आपके सामने इसकी शाखा है। ये सत्ता के मूल स्वरूप की खोज करती है। तत्वमीमांसा किस चीज़ की खोज करती है? ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की खोज करती है। ईश्वर क्या है, समझ में आ गया कि ईश्वर क्या होता है, आत्मा क्या होती है, इन सभी प्रश्नों को सुलझाने का काम करते हैं। किस चीज़ को सुलझाने का काम करता है? कि इस जीवन में जो अनेक प्रश्न होते हैं, जैसे ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इन जैसे प्रश्नों को सुलझाने का काम करती है। ज्ञानमीमांसा ज्ञान की प्रक्रिया, सीमाओं और उसकी प्रमाणिकता का अध्ययन करती है। ज्ञानमीमांसा किस चीज़ की बात करती है? कि इस जीवन में ज्ञान, कोई भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। ज्ञान तो अपना भी है, गणों ही है, सब ज़्यादा है ना। एक महात्मा बुद्ध ने भी हो, अंतर की है, वह चीज़ अपनान भी बेरो ही है ना, और वह चीज़ महात्मा बुद्ध ने भी बेरो, लेकिन वह भगवान बने और आपा क्यों कौन बन पा रहा? अंतर क्या है? उनका जीवन में जो उनके पास ज्ञान था उसको हमने जीवन पे उतारा। जया कि आपणान बेरो है कि आपणान के करना चाहिए आपके सामने, जया कि थे स्टूडेंट हो थारो के काम है पढ़ाई करना चाहिए, बेरो था ज्ञान है नहीं चीज़ को, लेकिन करो के कौन करो, क्यों? लास्ट दिन आओ जब तो आँख देख लो और फिर कोई मतलब को नहीं। समझ में आ गया ना? तो अगर वो व्यक्ति भगवान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो बातें उन्होंने कही उनको पहले अपने जीवन में उतारा। ये बहुत बड़ा अंतर है ना। तो इसी चीज़ की बात की जाती है। ज्ञान की प्रक्रिया, सीमाएं, उसकी प्रमाणिकता का अध्ययन करती है। ज्ञान है, उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, उसकी क्या सीमाएं होती हैं और उसकी क्या प्रमाणिकता होती है। नीति शास्त्र, यह मानवीय व्यवहार, उचित व अनुचित तथा नैतिक मूल्यों का निर्धारण करती है। नीति शास्त्र किस चीज़ की बात करता है? मानवीय व्यवहार का, इंसान के व्यवहार की बात करता है। उचित व अनुचित, क्या जीवन में सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, उसकी बात करता है, तथा नैतिक मूल्यों की भी बात करता है। तर्क शास्त्र, यह सही चिंतन की विधाएं तथा तर्क के जो नियम होते हैं उसकी विवेचना करने का काम करता है। तर्क शास्त्र क्या करता है? ये सही चिंतन की विधाएं, मतलब इंसान को कैसे चीज़ों पर चिंतन करना चाहिए और इन सब चीज़ों पर बात करता है। आलोचना, अनेक आलोचकों को कहना है कि दर्शन केवल काल्पनिक व अमूर्त चिंतन है। मतलब अनेक आलोचक किस चीज़ को कहते हैं? जो दर्शन होता है ना वो काल्पनिक है, मतलब मन बनाई मन गढ़ंत बातें हैं। अमूर्त चिंतन, इंसान ने जैसा सोचा वैसा बोल दिया, वैसी चीज़ें होती हैं जिसका व्यवहारिक जीवन के पीछे कोई भी ठोस उपयोग नहीं है, कोई भी ठोस संबंध नहीं। मतलब अनेक आलोचना को यही कहना है कि दर्शन का लेना देना वास्तविक दुनिया से कुछ नहीं है, सिर्फ काल्पनिक दुनिया की ही बातें हैं। वैज्ञानिक पद्धति के इस युग में दार्शनिक निष्कर्षों को अक्सर संशय की दृष्टि से देखा जाता है। भाई अगर आज अपन धर्म की भी कोई बात करता ना तो इंसान को पहले विज्ञान से जोड़कर देखता है। धार्मिक कोई भी बात होती है ना, इंसान उसको क्या करता है? विज्ञान के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता है। तो काफ़ी बातें अप्रासंगिक लगती हैं इंसानों को। समझ में आ गया? क्योंकि वो प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं हो पाती हैं। अब कोई बात था, कोई आदमी है कहते कि जो पृथ्वी है वह गाय के सींग पर टिक रही है, तो ये बात पर विश्वास कर लोगा कि कौन करूँगा? तो यही बातें काफ़ी चीज़ें अप्रासंगिक भी लगती हैं दर्शन की। दर्शन मानवीय बुद्धि का चरण उत्कर्ष है। मतलब अगर फिर भी निष्कर्ष की बात करें तो दर्शन है ना, इस दुनिया में मनुष्य की जो बुद्धि होती है ना उसका सबसे उच्चतम स्तर है। यद्यपि इसका स्वरूप जटिल है। क्या है? इसका बहुत ही जटिल कठिन स्तर है, परंतु ये मनुष्य के जीवन में सार्थकता और नैतिक दृष्टि प्रदान करने का सबसे सशक्त माध्यम है। फिर भी क्या है? कोई भी मनुष्य को अपने जीवन में जो सार्थकता देने में और नैतिक दृष्टि क्या देने में, इंसान के जीवन में जो नैतिकता प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। दर्शन के बिना जीवन दिशाहीन व तर्कहीन लगता है। मतलब बिना दर्शन के लोगों का जो जीवन है उसका कोई भी औचित्य और कोई भी महत्व है वो बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया आपके सामने? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। निजी व सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की व्याख्या कीजिए। निजी व सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या होता है उसकी व्याख्या करनी है। सत्यनिष्ठता, इंटीग्रिटी व मानव कार्यों में नीति शास्त्र के महत्व के बारे में आपको बताना है। नीति शास्त्र, चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं। नीति शास्त्र मानवीय व्यवहार का वो शास्त्र होता है जो उचित व अनुचित के बीच में भेद बताता है कि जीवन में अगर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए तो क्यों नहीं बोलना चाहिए।
अगर आपको जीवन में अनैतिक गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए तो क्यों नहीं चलना चाहिए, सही व गलत चीज़ों के बारे में लोगों को आपके सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इन सब चीज़ों जो जीवन में आपको गलत व सही संस्कार दिए गए आपके माता पिता के द्वारा, वो क्यों सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, उसके ऊपर बात की जाती है। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक उत्तरदायित्व दोनों के लिए अनिवार्य माना गया है। क्या माना गया है, ये कोई भी व्यक्ति होता ना, उसके जीवन में और उसकी सामाजिक उत्तरदायित्व दोनों के लिए अनिवार्य होता है। कोई भी इंसान का जो व्यक्तिगत जीवन वो कैसा होना चाहिए, उसका सामाजिक दायित्व क्या होता है, उसके लिए भी बात करता है। एक श्रेष्ठ चरित्र के निर्माण और प्रशासन की दक्षता लाने के लिए सत्य, निष्ठा और नैतिक मूल्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। क्या माना गया है, एक अच्छे, अगर कोई भी एक इंसान है ना, कहते हैं इंसान पैसा कमा ले, जीवन में सब कमा ले, लेकिन चरित्र नहीं कमाया जाता है। तो अगर आप एक अच्छा चरित्र कमाना चाहते हो, अगर आप जीवन में जिन उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हो, उन उपलब्धियों को पालन प्राप्त करने के लिए आपको सत्यनिष्ठता होनी चाहिए। आप कोई भी काम करो मन लगा के करो। नैतिक जो संस्कार हैं, जो जीवन में जो प्रमुख सिद्धांत है जीवन का, उन सिद्धांतों ने भी मानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नीति शास्त्र क्या है, निजी निमाव सार्वजनिक। निजी नीति शास्त्र का संबंध पारिवारिक प्रेम, वफादारी व व्यक्तिगत ईमानदारी से। क्या है, निजी नीति शास्त्र का संबंध किस चीज़ से भाई, निजी नीति शास्त्र का जो संबंध है पारिवारिक, मतलब आपके जो परिवार के रिश्ते होते हैं वहाँ से होता है। प्रेम है जो आपके दोस्तों के साथ, संग साथियों के साथ, उससे संबंधित होता है। और जीवन में वफादारी और ईमानदारी से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब देखो सीधी सीधी बात है, अगर थे तारा 4 दोस्त हैं, उनके साथ अगर ढंग से व्यवहार नहीं करोगा तो क्या होगा, दोस्ती टूटेगी भाई, ठीक है। अगर आप उनके साथ ईमानदारी के साथ जीवन नहीं जियोगे तो आप वही देखने को मिलता है। इसके विपरीत सार्वजनिक नीति शास्त्र पारदर्शिता, कानून का पालन और जन कल्याण पर भी केंद्रित होता है। इसके साथ अपन क्या बताएं, जो लोगों का जो सार्वजनिक जीवन होता है, क्या होता है, लोगों का जो सार्वजनिक जीवन होता है, इसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए। અહીંયા कोई की मान लेते कोई कंपनी में काम कर रहे हो, मान लेते कोई विभाग में था, एलडीसी को काम दियो, बब्बू को काम है ना, अकाउंट्स को काम देखने को काम दियो, आया 50 रुपया लिखा, 40 रुपया है ना, 10 रुपया खागा, तो आया को काम नहीं करना है। जीवन में आपको कानूनों का पालन भी करना है और जन कल्याण पर भी केंद्रित रहना। सत्यनिष्ठता, अपने मूल्यों के प्रति अडिग रहना, चाहे कोई देख रहा है नहीं देख रहा। मतलब आपको अपने जीवन में, आपके जीवन के जो लक्ष्य, आपके जीवन में जो संस्कार हैं, जीवन में कदे झूठ नहीं बोलना, तो कोई नहीं बोलना चाहिए, कोई देखो नहीं देखो। वो हमारा गुरु जी कहा करता है कोई टाइम पहले, बोले अनुशासन वो को नहीं हुआ है जब कोई इंसान डंडो लेके खड़े हो, जब थे अनुशासित हो। अनुशासित इंसान को समय को है, जब कोई नहीं देख रहे जब भी अनुशासित हो, जब थे अनुशासित हो। जाके मान लो एक क्लास के अंदर टीचर नहीं है तो भी अगर थे चुप हो तो क्या है, थे अनुशासित हो। अगर टीचर खड़े हो डंडो लेके तो चुपचाप हो, तो वो अनुशासन को नहीं, वो एक कृत्रिम अनुशासन है। अनुशासन खुद को होना चाहिए। माँ बाप देख रहे हैं, था ताला घर का देख रहे हैं, जो तो किताब लेके बैठ जाओ, नहीं स्नैपचैट पर चला के चैट करने लग जाओ, थोड़ा दिन सक्सेस होगा जिंदगी, ये डंगा तो और चल रहा ना। तो यही चीज़ आपको अपने मूल्यों के प्रति हमेशा क्या अडिग रहना चाहिए, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। प्रशासन का अर्थ होता है शक्तियों का उपयोग केवल जिन हित में करना। अगर आपके पास शक्तियां हैं, जैसे कि आप कोई बढ़िया नौकरी लग गई या बढ़िया प्रशासनिक अधिकारी बन गए, तो उन शक्तियों का प्रयोग आप किस चीज़ के लिए करोगे, जनता के हित के लिए करते हो। क्या करते हो, जनता के लिए, हित के लिए प्रयोग करना, ना कि उस चीज़ का दुरुपयोग है वो करना चाहिए। मानवीय कार्य, शक्तियों का उपयोग केवल जनहित के लिए करना। क्या करना, जो मनुष्य का, जो आपके सामने जो शक्तियां होती हैं, उसका प्रयोग जनता के लिए, हित के लिए करना। मानवीय कार्यों का महत्व, मानवीय कार्यों का महत्व क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया। नीति शास्त्र कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने के लिए एक दिशा सूचक का कार्य करती है। जो नीति शास्त्र होता है ना, नीति शास्त्र मतलब आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ये शास्त्र के आपके जीवन में कई बार है कि परिस्थितियाँ जाएंगी, जैसे ऐसा ही बनेगा, एक तरफ उतारकर एमएलए को फोन आगो, दूसरी तरफ एक पीड़ित व्यक्ति है। अब थे कि सुनो, एमएलए तान का अगर मेरो काम नहीं करो तो उन्होंने ट्रांसफर कर दूंगा, और इन वो बेचारो आदमी परेशान हो रहा है। इस टाइम में के फैसलो लोगा, वो फैसलो हन नीति शास्त्र में दिए गया है। समझ में आ गई। जीवन में जब सरल सिचुएशन हुई, ऐसा ही हो, कोई फोन कर पीड़ित की थे तुरंत हेल्प कर दी, लेकिन जब कलेक्टर को फोन आगो, ऊपरों सीएम को फोन आगो, बोलो नौकरी कौन छोड़ दूंगा अगर सही, अगर मेरे आदमी को साथ नहीं दिया, जब जीवन में ते के फैसला लो, वो नीति शास्त्र में दिखाया गया है। सामाजिक सामंजस्य, नैतिक मानवीय कार्यों के समाज में विश्वास बढ़ता व अराजकता कम होती है, जिससे लोगों को मिलकर कार्य कर पाते हैं।
सामाजिक समझ से नैतिक मानवीय कार्यों के समाज में विश्वास बढ़ता है। क्या होता है जब आप जीवन में क्या करते हो, जब नैतिक कार्य करते हो, क्या करते हो, जब समाज में नैतिक मानवीय कार्य कर रहे हो आप, तो क्या होता है समाज में विश्वास बढ़ता है, जनता खुश हो जावे, ठीक है, थारो भी लोगों का प्रति विश्वास बढ़ेगा, जिससे अराजकता कम होती है। जिससे क्या होती है अराजकता, लोगों में आपके जो लोगों के आपस में जो दुर्व्यवहार होता है वो कम होता है और लोग मिलकर कार्य कर पाते हैं। आलोचना, वास्तविक जीवन में और निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के मूल्य अक्सर टकराव होता है। क्या होता है जीवन में काफ़ी बार क्या है आपको खुद को जीवन, कई बार थे ऐसा ही लाग रहे हो, एमएलए लाग रहे हो आप, सॉरी एमएलए को नाम थे, कोई मान लो कोई अधिकारी में हो, है ना, तारकन कोई एमएलए बड़ो अधिकारी फोन करके कहो तेलो ट्रांसफर तेरे गाँव का कने कर दूँगा, तो ऐसी वो काम करते, समझ में आ गया। तो उठे थारो निजी हित के थान घरा का करना है, दूसरों के है थारो जो पद पो को दुरुपयोग कौन कर सको। तो यही है काफ़ी बार आपके जीवन निजी हित और सार्वजनिक जो मूल्य होते हैं उनके बीच में अक्सर आपको टकराव देखने को मिलेगा, और इसी समय आप जीवन में क्या फैसले रखते हो लेते हो ये बहुत मायने रखता है। जहाँ व्यक्ति को काफ़ी बार कठिन चुनाव करना पड़ता है, काफ़ी बार इंसान को मुश्किल चुनाव भी करना पड़ता है, कई बार व्यवहारिक होने के नाम पर नैतिक मूल्यों का बलिदान कर दिया जाता है। कई बार क्यों है इंसान अपने व्यवहारिक होने के नाम पर जो नैतिकता ने त्याग कर दिया है, जो दीर्घकालीन व्यक्तित्व और सामाजिक पतन का भी कारण बनता है। जिससे क्या होता है लंबे समय तक आपके सामने कोई भी इंसान का जो व्यक्तित्व होता है उसमें पतन होता है। निष्कर्ष की बात करें, नीति शास्त्र ही वह आधार है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। क्या होता है नीति शास्त्र ही वो चीज होती है जो मनुष्य और पशु दोनों में आपके सामने अलग करती है। क्यों मनुष्य, एक बात बताओ आपके सामने आज आप जीवन में सही कर जाते मोटा हो रहे हो, है ना, थारो पेट भर रहे है तो थान उका बाद में और खानो कौन खानो थान बेरो न, लेकिन पशुआनिया चीज कौन बेरो, है ना। जीवन में सही और गलत के बीच में इंसानी फैसले ले सकते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि ही इतनी ज़्यादा मजबूत होती है। प्रशासन या व्यक्तिगत जीवन में सत्य ही निष्ठा वो गुण है जो विश्वसनीयता और सफलता की नींव रखता है। क्या होता है चाहे प्रशासन हो या व्यक्तिगत जीवन, चाहे आपके सामने कोई आपका प्रशासनिक जीवन हो या आपका व्यक्तिगत जीवन, सत्य निष्ठा अपना सत्यता के साथ जीवन ही वह गुण होता है जो इंसान को जीवन में क्या दिलाता भाई, सफलता दिलाने का काम करता है। समझ में आ गई आपको अच्छे से। अगले वाला प्रश्न है रित ऋण कर्तव्य शुभ अशुभ सद्भाव की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। भगवत गीता व नीति शास्त्र तथा गांधीवाद नैतिकता के बारे में बताइए। भारतीय दर्शन नैतिकता को जीवन का आधार मानता है। जो भारतीय दर्शन है ना वो नैतिकता को सबसे प्रमुख रूप से मानता है। क्या मानता है, जो लोगों की जो नैतिकतापूर्ण जीवन होता है ना उसको सबसे प्रमुख हिस्सा अपने जीवन का मानता है। रथ से लेकर गांधी जी सत्याग्रह तक इन अवधारणाओं का उद्देश्य व्यक्ति और समाज के नैतिक उत्थान की ओर ले जाता है। अगर अपन बात करें आपके सामने जो महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह किए गए, सत्य का क्या होता है, सत्य का आग्रह करना या सत्य के रास्ते पर चलना। समझ में आ गया। क्या था, समाज में जो लोग हैं वो अपने नैतिकतापूर्ण जीवन जी सके। कैसा जीवन जी सके, नैतिकतापूर्ण जीवन जी सकें। ये अवधारणाएं न केवल कर्तव्य का बोध कराती हैं बल्कि शुभ और सद्भावों को जीवन का लक्ष्य बनाने का भी काम करती हैं। ये जो आपके सामने जो चीज़ें होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, ना सिर्फ आपको जीवन में कर्तव्य का बोध कराएंगे कि आपके जीवन में क्या कर्तव्य है उसके बारे में नहीं बताएंगे कि आपके जीवन में शुद्ध व आपके सामने जो सद्भाव वाली चीज़ें क्या होती हैं उसके बारे में भी बताने का काम करेंगे। नैतिक अवधारणाएं, रित और ऋण। रथ ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। ऋण का अर्थ होता है समाज, पूर्वज व देवताओं के प्रति हमारा दायित्व है। रथ जो होती है वो क्या पूरी ब्रह्मांड के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं चलती हैं, है ना, उसके बारे में होती है। जबकि जो ऋण क्या है, हमारे पूर्वज जैसे भाई आपके माता पिता का ऋण क्या है, उन्होंने आपको जन्म दिया, उन्होंने आपका लालन पालन किया, तो अब आपका उनके प्रति ऋण ये है कि जब उनको जरूरत पड़े तो तब आप उनके सहारा बने। ठीक है, इस प्रकृति में आप पैदा हुए, यहाँ पर उगे हुए अनाज को खाते हो, हवा, शुद्ध हवा, पानी, इन सब चीज़ों का क्या करते हो आप, ग्रहण करते हो। तो इस प्रकृति को भी आपको कुछ ना कुछ जीवन में जरूर से लौटाना चाहिए। समझ में आ गए। ये जो पृथ्वी है इसके अंदर वायु, साफ पानी, साफ हवा, ये सब आपके पूर्वजों की देन है। जैसे अपन आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, उन्होंने नहीं की, तभी आज आपको ये सारी चीज़ें शुद्ध मिल रही है। न दिल्ली में रहने वाला आदमी ना जब दिसंबर जनवरी कोई महीना आवे जब आदमी कहें परेशान हो जाए, दिल्ली छोड़ के क्यों चल जाए, क्योंकि प्रदूषित होगी। क्यों हो गई, प्रदूषित होगी। आज अपने आपके सामने पूर्वजा अपनी प्रकृति ने बचा के रखी, पेड़ लगाया, जब आज आप खेजड़ी का पेड़ को, खेजड़ी का पेड़ ही देखा नहीं हो रही, जंगल कुछ को नहीं करते मरुस्थल में। समझ में आ गई। तो हमेशा प्रकृति और अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ रहा करो।
कर्तव्य शुभ और अशुभ। शुभ का शुभ साध्य होता है और सद्भाव जो शक्ति से शुभ तक पहुंचता है। शुभ क्या होता है आपके सामने, शुभ होता है साध्य, कोई भी चीज तक पहुंचने का साधन। सद्गुण जो शक्ति से शुभ तक पहुंचाती है, मतलब सद्गुण क्या है, आदमी अगर सही रास्ता पर चला जीवन में वो सदा प्रगति करे, और जो आदमी गलत रास्ता पर चल रहा है, झूठ बोल रहा है, हिंसा को सारो ले रहा है ना, दारू शराब है ना, सिगरेट, इन सब चीज़ों को सारो लेगो, वो जीवन में कदे आज ने तो काल जाके परेशान होगो। गीता एवं गांधीवादी नीति शास्त्र। भगवत गीता, इसका नीति शास्त्र निष्काम कर्म योग पर निर्धारित करता है कि जीवन में मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन उनकी फल की चिंता मत करो। चाहे पढ़ाई करो लेकिन नौकरी लागा नहीं लागा टेंशन मतलब जमा के मेहनत करो, लगेगी एक दिन, पक्की बात है। फल की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना। अब आप में से थारा कहें गुरु जी हैं कि कहें की बात करो, बड़ी बिना मेहनत करा जाओ और फल की टेंशन नहीं करा जाए, जीवन में क्या सफल होगा। जीवन में जो टेंशन हुआ ना, जो आज के टाइम में डिप्रेशन अपने क्यों है, क्योंकि आपने यही कारण ही डिप्रेशन है, क्योंकि आप फल की ज़्यादा टेंशन कर ले वहाँ पैदा एक अक्सर और 10 मिनट या सोचा जावा रहे यार नौकरी लाग सा कौन लाग सा, तो भैया डिप्रेशन ही आओगे। पढ़ाई करो, थारो काम पढ़ाई करने को आज नहीं तो काल जरूर ही लागोगा। गांधीवादी नैतिकता। गांधी जी ने साधन और साध्य की पवित्रता पे जोर दिया। गांधी जी ने क्या किया, साधन और साध्य की पवित्रता पे जोर दिया। किस चीज़ पर जोर दिया, साधन व साध्य की पवित्रता पे जोर दिया। उनका मानना था कि अनैतिक साधनों से कभी भी नैतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। महात्मा गांधी का क्या मानना था कि जीवन में अनैतिक साधनों से, कैसे साधनों से, जीवन में गलत कार्य करके गलत तरीका से जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त उनको उसको जीवन में अगर थाने सफलता प्राप्त करनी है तो जीवन में सही रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, नैतिक जीवन अपनाना पड़ेगा। और यह बात सही भी है। कितना ही दिन तो बड़ा आपके सामने बहुत बड़ा क्राइम करियो कोई आदमी, जो जेल में आदमी है ना जो बड़ा क्राइम करे, उनकन बैठियो हमेशा एक ही बात कहूँगा, भाया ये गेला में कोई आने जाने को नहीं, मैं तो फंस गया थे मत फंसियो। अगर आना जानी होती तो आदमी था ये खता। अच्छा कोई भी कलेक्टर कन जॉबो के खगो बेटा पढ़ाई करिए, पढ़ाई करनो देख मेरो जीवन बदल गो तेरे बदल गो। तो क्राइम करने वाला आदमी भी यही बात कहते कि तू करया कर सही दिल से। वो आदमी कोई अगर आदमी गलत काम करना वो जीवन में हमेशा ये खगो कि रास्ता मत चलेगा, एक मतलब गलत है वह चीज़ नहीं खरे यह बात, यही चीज़ थाने समझ नहीं है। थारी छोटी उम्र है ना, जवान खून है, उल्टा काम मत करया करो, जीवन में सही रास्ता पर चलिया करो। यही इसलिए डाले गए ये सब्जेक्ट। ऋण और कर्तव्य के नाम पर कई बार व्यक्ति व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन भी किया जाता है। कई बार इंसान क्या है भाई, इंसान समाज है ना, वो कर्तव्य का नाम पर क्या है कि इंसान ने दबाण को भी काम करा है, जो आज के समय प्रासंगिक नहीं। गांधी जी की साधन की पवित्रता का सिद्धांत व्यवहारिक राजनीति के अक्सर कठिन व आदर्शवादी प्रतीका की है। क्या है गांधी जी के जो साधना की जो पवित्रता है वो आपके सामने बहुत ही कठिन व आदर्शवादी है। गांधी जी की बात माननी आज के टाइम में आसान को नहीं। गांधी जी कहता बोले कोई आग आदमी एक थप्पड़ मारे तो दूसरों गाल आगे कर दो, आजकल दूसरों गाल कर दे तो सामने नाड़ी काट दे, थप्पड़ गाल पर थप्पड़ मार लाए कौन छोटी आजकल का जमाना में, तो यह चीज आजकल कम प्रासंगिक लगा है। भारतीय दर्शन में नीति शास्त्र मनुष्य को केवल व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सामाजिक व ब्रह्मांडीय संतुलन के कार्य करने की प्रेरणा देता है। क्या होता है भारतीय दर्शन किस चीज की बात करता है, नीति शास्त्र को केवल व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर कि खुद को घाटों व नुकसान दे के ब्रह्मांडीय संतुलन की बात करें। तो ये थी आपके सामने क्लास जो पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब वो कर लेना भाई सारे।